देखिए, आज का जो हमारा पाठ है वो क्लास 10 है, यानी कि 10 है। और पाठ 3 है। पाठ का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये बहुत ही आसान पाठ है। इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं। और देखिए, हमने लिखा है कि रैखिक समीकरण, ये कक्षा 6 से ही आ जाता है कि रैखिक समीकरण क्या होता है। तो देखिए ध्यान से, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि रैखिक समीकरण होता क्या है। ऐसे समीकरण जिसमें जो चर होता है उसकी अधिकतम घात 1 हो तो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2x + 5 = 0, ये देख रहे हैं। ये हमने एक समीकरण लिखा है और इसमें देख रहे हैं कि जो चर है, देखिए यक्स जो है वो चर राशि है और इसकी घात अगर कुछ ना दिखे तो हमेशा वहां घात 1 होती है। ठीक है। या और भी ऐसे हम लिख दे रहे हैं, जैसे 4x - 6y = 7। यह भी एक रैखिक समीकरण है। ऐसे क्यों? क्योंकि मैंने अभी क्या बताया कि ऐसे समीकरण जिसमें चर के ऊपर अधिकतम घात 1 होता है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, चर की घात 1 है। यहाँ भी x है चर, इसकी घात 1 है। यहाँ चर y है, इसकी घात 1 है। चर चाहे जितने हो, ध्यान दीजिएगा, चर चाहे जितने हो, बस अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, तो उसे कहते हैं रैखिक समीकरण। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ऐसे हम बहुत सारे समीकरण लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। तो इसके बाद आता है एक चर में रैखिक समीकरण। अब ये क्या होता है? नाम से ही लिखा है, रैखिक समीकरण तो होगा लेकिन एक चर में। एक चर का मतलब होता है कि ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें केवल एक ही चर हो। जैसा कि मैंने अभी ऊपर लिखा है, ये देखिए, ये देख रहे हैं ना। इस समीकरण में केवल एक ही चर है जो कि केवल x है। जैसे इस समीकरण में जो चर है वो x भी है और y भी है। देखिए, ये x भी है और y भी है। तो इस समीकरण में दो चर हैं और इस समीकरण में एक चर है। तो ऐसे जो समीकरण होते हैं उनको एक चर में रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है। और भी हम लिख सकते हैं, जैसे x + 2 = 0, ऐसे x - 3 = 8। यह भी क्या है? रैखिक समीकरण है। लेकिन ये भी एक चर में रैखिक समीकरण है और ये भी एक चर में रैखिक समीकरण है। और भी लिख सकते हैं, जैसे 7x - 3 = 8। यह भी एक चर में रैखिक समीकरण है, क्योंकि इस समीकरण में एक ही चर है, केवल x है इसमें भी, केवल x है इसमें भी। और भी लिख सकते हैं, जैसे ऐसे 5y - 3/2 = 2। ये देख रहे हैं ना। यह भी एक रैखिक समीकरण है। ऐसा क्यों? क्योंकि चर की अधिकतम घात 1 है और इसमें केवल एक ही चर है, इसलिए इस समीकरण का नाम हो जाएगा एक चर में रैखिक समीकरण। ठीक है। लेकिन ये सब बेसिक चीजें, छोटी छोटी बातें जो पीछे वाली क्लास की चीजें हैं, हमें यहाँ पर जो पढ़ना है वो यहाँ से पढ़ना। देखिए, ये यहाँ से तो क्या लिखा है? दो चर में रैखिक समीकरण, यानी कि जो रैखिक समीकरण हो वो दो चर में हो, एक चर में नहीं। तो देखिए ध्यान से, ये हमने एक ऊपर लिखा है समीकरण। ये क्या है? 4x - 6y = 7। देख रहे हैं ना। ये जो समीकरण है ना, इसमें एक चर x है और एक y है। इसका मतलब इसमें दो चर हैं, इसलिए ऐसे समीकरण को कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है। तो एक समीकरण ये हमने लिख दिया है, तो इसको लिख देंगे इसे नंबर 1। ऐसे ही हम एक और अगर समीकरण लिख दें, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए, जैसे 5x + 3y = 8। ये देख रहे हैं, ये नंबर 2 समीकरण हो गया। तो इसमें भी दो चर हैं, इसमें भी दो चर हैं और ये दोनों दो समीकरण हैं। ठीक है। तो जब दो समीकरण को, यानी कि जब दो चर वाले दो समीकरण को एक साथ लिखा जाता है तो ऐसे समीकरण को कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि जहां पर एक ही चीज दो बार लिखी गई हो। एक ही चीज मतलब सेम टू सेम नहीं, अलग अलग हो। ठीक है। मान में अलग अलग हो। ठीक है। बाकी चीजें वही हो। क्या? कि ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है। ये अलग है, ये अलग है, लेकिन दोनों को साथ में लिखा गया है। इसको नंबर 1 माना गया है, इसको नंबर 2 माना गया है। तो दो चीजों को साथ में लिखा गया है, इसलिए इनको कहा जाता है क्या? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। समझ में आया? तो इन्हीं को हमें हल करना सीखना है, बस, और कुछ नहीं है। और आपको पता होना चाहिए
कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो होते हैं इनको हल करने की ढेर सारी विधियां हैं इस पाठ में, लेकिन सारी विधियों को हमें नहीं पढ़ना है। जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूं कि कौन कौन सी विधियां हमें पढ़ना है। ठीक है, इनको हल करने की पहली विधि जो हमें पढ़नी है वो है विलोपन विधि। विलोपन विधि, ठीक है। और दूसरी जो विधि हमें पढ़नी है वो है प्रतिस्थापन। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। यही हमें केवल दो ही विधि पढ़नी है। बाकी इस पाठ में जितनी भी विधियां हैं सब सिलेबस से हट गया है, यानी कि पाठ्यक्रम से हट गया है। उस चीज़ों को हमें नहीं पढ़ना है। जैसे कि इससे पहले था कि अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं तो उनको ग्राफीय विधि से कैसे हल करेंगे। ठीक है, ये भी पूछता था। प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे, विलोपन विधि से, वज्रगुणन विधि से कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो कई विधियां हैं, उन सारी विधियों में से हमें केवल विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि ही पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि इन विधियों से हम इन समीकरणों को कैसे हल करते हैं। ठीक है, देखिए, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पेपर में आते हैं तो मेरे ख्याल से नाम लेकर कभी भी नहीं कहता कि इसको इसी विधि से हल कीजिए। ज़्यादातर कहता है कि दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। नाम नहीं लेता है कि उसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए कि विलोपन विधि से हल कीजिए। तब क्या करते हैं हम, तो जो भी विधि हमें पता होती है, याद रहता है, उसी विधि से उसको हल कर देते हैं। मान लीजिए कि अगर आ गया नाम लेके कहे कि इसी विधि से हल कीजिए, जैसे कि हमारे पास एक सवाल है और कह दिया कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो जिस विधि का नाम लेगा हमें उसी विधि से हल करना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि में क्या किया जाता है कि आंसर आ जाता है। देखिए, तो तरीका जो मैं बताऊंगा आप वही तरीका हर प्रश्न में कीजिएगा। प्रतिस्थापन का नाम लेगा तो वही विधि अपनाइएगा और सारे सवाल आ जाएंगे। तो इस विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले जो दोनों समीकरण दिए रहते हैं उनको ऐसे मान लीजिए कि ये है समीकरण नंबर 1, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, देखते हैं कि दोनों समीकरणों में कौन सबसे सरल समीकरण है, छोटा कौन सा है। ठीक है, तो हम इसमें देख रहे हैं पहले और दूसरे में, तो छोटा वाला हमें थोड़ा, ये देखो पहला वाला जो है ये छोटा लग रहा है, आसान लग रहा है। तो क्या करते हैं, जो आसान लगे उसी समीकरण को ले लीजिए। तो पहला हमको आसान लग रहा है तो इसी को हम ले लेंगे। तो करेंगे क्या, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, क्योंकि हमने पहला समीकरण ले लिया। अब क्या करेंगे, इस समीकरण में जब हम समीकरण सरल वाला ले लेते हैं, चाहे पहला हो चाहे दूसरा, तब क्या करते हैं, तब हम किसी एक का मान निकालते हैं। किसका, आप देख रहे हैं समीकरण में x है और y है, इसमें से किसी एक का मान निकालते हैं, चाहे x का मान चाहे y का मान, जो भी आपको आसान लगे। ठीक है, तो जैसे देखिए ध्यान से, समीकरण 1 हमने ले लिया है, तो इसमें देखिए y अकेला है और बाकी 2x है। तो जो अकेला है कोशिश करो उसको बाएं रखो। ठीक है, ध्यान दीजिए, और बाकी सब दाहिने कर दीजिए। तो y को हम बाएं रखें, बाकी दाहिने में 7 पहले से है और 2x प्लस में उधर गया माइनस में, तो जाएगा -2x। तो ये जो भी चीज नया मिला इसको नाम डाल दीजिए नंबर 3 समीकरण। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपको। याद रखिएगा जो नियम बता रहा हूँ सबके लिए लागू होगा। इसके बाद क्या करते हैं, ये जो हमें मिला है तीसरा नंबर समीकरण, वह कहाँ से मिला है, समीकरण 1 से। तो अगर हमने 1 से नया चीज मिला है तो हम उस मान को समीकरण 2 में रखेंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर हमें मान समीकरण 1 से मिलेगा तो उस मान को हम 2 वाले में रखेंगे। ठीक है, और अगर 2 वाले से मान मिलेगा तो उसे हम 1 वाले में रखेंगे। इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो क्या करते हैं, लिखेंगे ऐसे लिखेंगे y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, चलिए रख दीजिए, जो y का मान मिला है समीकरण 2 में रखिए, क्योंकि ये 1 से मिला है इसलिए 2 में रखेंगे। ठीक है, तो y का देखिए ये क्या है, 4x माइनस 3y है ना, y की जगह रखेंगे इतना बड़ा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 2x और फिर बराबर में -1 है। अब हम क्या करेंगे, इसी को हल कर देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये 4x माइनस 3 का गुणा करा अंदर में तो जाएगा 7 3 21, -3 का गुणा करेंगे तो जाएगा प्लस में 6x बराबर -1।
हो गया। अब देखिए 4x और यहाँ 6x, 4 और 6 कितना हो जाएगा 10x, ठीक। और ये -21 है, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो पहले से ही वहां पर -1 है और ये -21 जाएगा इधर प्लस में हो जाएगा 21, ठीक। तो अब क्या होगा, अब यहां से मैं लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से, ये है 10x बराबर, देखो 21 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 20 और 10 गुणे में इधर गया भाग में, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 20/10 और कैंसिल करेंगे तो आएगा 2, ठीक है। ये देखिए किसका मान आया, ये x का मान आ गया, तो मैं लिख दूंगा x बराबर कितना आया 2। और जैसे ही किसी एक का मान आ जाए उसे उस समीकरण में रखिए जो सबसे आसान पड़े, चाहे पहले में, चाहे दूसरे में, चाहे तीसरे में, जहां पर आसान पड़े वहीं मान रख दीजिए जो हमें मिला है, ठीक है। तो x का मान मिला है, हमें y का मान चाहिए, तो कहाँ रखेंगे, तीसरे में, क्योंकि ये y बराबर है तो यहीं से y का मान मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। चलिए रख दीजिए, तो y बराबर हो जाएगा 7 - 2 गुणे x है, x का मान आया 2, तो 2 दूनी 4, तो 7 में से 4 गया तो y का मान कितना आ जाएगा 3, देखिए मिल गया। तो हमें क्या चाहिए था, कह रहा था कि ये जो समीकरण दिया गया है ना, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो हमने हल किया और हल करने के बाद क्या मिलता है, x और y का मान, जो भी चर राशि रहेगा, चाहे x रहेगा चाहे y रहेगा, a b c d कुछ भी रहेगा, उसका मान मिलता है, ठीक है। ये देखिए हमने प्रतिस्थापन विधि से हल कर दिया। तो मैं एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूं इसमें क्या करना है। सबसे पहले दिए गए समीकरण को दोनों को मानेंगे, ये नंबर 1 नंबर 2 हो गया। उसके बाद दोनों में से देखते हैं कि कौन सा सरल समीकरण है, पहला है या दूसरा है, कौन सरल है। तो जो भी सरल होता है उसी से किसी का मान निकालते हैं, चाहे x का चाहे y का। तो हमें पहला वाला सरल दिखा तो हमने समीकरण 1 से y का मान निकाला, क्योंकि y अकेला है तो 2x को उधर कर दिया तो ये y का मान मिला, इसको नंबर 3 किया। अब हमने ये जो मान मिला है ना, हमें ये नंबर x मिला है, इसलिए इसको नंबर 2 वाले में रखेंगे। तो वही हमने किया, y का मान समीकरण 2 में रखने पर जब हम रखेंगे तो जो समीकरण है ना, देखिए 2 चर में है, तो जैसे ही मान हम रख देते हैं तो ये 1 चर में बदल जाता है और उसे हल कर देते हैं और आसानी से मान आ जाता है किसी का। जैसे किसी एक का मान आ जाएगा तो उसे आप चाहे पहले में, चाहे दूसरे में, चाहे तीसरे में, कहीं पर भी आप रख सकते हैं जहां आपको आसान लगे। तो मैंने x का मान समीकरण 3 में रखा तो वहां से y का मान आ गया और यही है इसका आंसर, हल, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो जो काम यहाँ किया है वही काम अदर में भी, यानी कि दूसरों में भी करेंगे, ठीक है। तो मैं एक सवाल और लगाता हूं, आपको दिखाता हूं। आगे है हमारे पास एक सवाल है जो ए और बी में है, यहाँ पर कोई संख्या वाला चीज़ नहीं है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। जो तरीका मैंने पहले में बताया सवाल लगा के, वही तरीका यहाँ भी लगेगा। मैंने क्या बताया है कि जो मैं तरीका बताऊँ वो सब में लगेगा, सेम टू सेम वही चीज़ करना है। तो आपके सामने है 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले जो दोनों समीकरण दिए गए हैं उनको मान लीजिए, ये नंबर 1 कर लीजिए, ये नंबर 2 कर लीजिए, हो गया। उसके बाद फिर मैंने क्या कहा था कि दोनों समीकरणों में जो आपको आसान लगे वहां से किसी एक का मान निकालिए, किसका, चाहे x का चाहे y का। तो हमें दोनों एक ही तरह लग रहे हैं, तो कोई भी आप समीकरण ले सकते हैं। तो चलिए मैंने ले लिया, क्या, समीकरण 1, ठीक है। ये समीकरण 1 हमने ले लिया, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। अब क्या हो जाएगा, तो 1 से हमने क्या कहा, किसी का मान निकालिए। तो यहाँ पर कोई भी अकेला नहीं है, x के साथ में a है, y के साथ में b है, तो किसी का भी आप मान निकाल सकते हैं। चलिए इस बार x का मान निकालते हैं, ठीक है। तो ax यहीं रहने दीजिए, बराबर क्या है, a - b है ना, ये देखिए प्लस में बी वाई है तो उस साइड जाएगा माइनस में जाएगा, माइनस में बी वाई। अब हमने क्या कहा था, हमें चाहिए x का मान, तो x बराबर हो जाएगा, देखिए a गुणे में उधर गया सब में भाग हो जाएगा, तो a - b वाई बटे a। और हमने क्या कहा था कि जो भी नया चीज मिलेगा उसको डालिए नंबर समीकरण 3, हो गया। फिर मैंने क्या कहा था कि अगर आप लोग ये जो मान मिला है आपको, ठीक है, ये समीकरण 1 से निकालते हैं तो 2 में रखना पड़ेगा, और अगर 2 से निकालते हैं तो 1 में रखना पड़ेगा। तो हमने किससे निकाला है, समीकरण 1 से, तो हम इस मान को कहाँ रखेंगे, 2 में। तो क्या करेंगे, लिखेंगे
यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, चलिए रख दीजिए। यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ क्या है, b है, फिर x है, x की जगह ये पूरा मान रखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी वाई बटे a, ये हो गया, x का मान हमने रख दिया। फिर माइनस में क्या है, a y बराबर है a प्लस बी। अब हमें क्या करना है, इसी को हल कर देना है, ठीक है। अब जब अगर कहीं पर कोई बटे वाली संख्या आ जाती है तो वहाँ समस्या हो जाती है, तो आपको इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान तरीका होता है। तो क्या करते हैं, ऐसे अगर कोई मान आ जाता है तो सबसे पहले जो नीचे संख्या है ना उसको हटाते हैं। तो जो नीचे संख्या है उसको हटाने का तरीका क्या है, जो नीचे है उसी से सब में गुणा करा देते हैं, ठीक है। जो भी संख्या नीचे है उसी सब में गुणा करा देते हैं, तो ये सब जगह से यानी कि नीचे से हट जाता है, सब में गुणा हो जाएगा, नीचे से हट जाएगा। फिर से जो भी नीचे संख्या है उसको हटाने के लिए उसी से सब में गुणा करा देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये पूरा एक संख्या है, तो गुणा कहाँ होगा, जो अलग चीजें होंगी, तो a से इसमें गुणा हो जाएगा, a से इसमें गुणा हो जाएगा, a से इसमें गुणा हो जाएगा, और जैसे ही सब में गुणा हो जाएगा तो a नीचे से हट जाएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा, देखिए एक काम कीजिए, ये देखिए गुणे में देखिए आगे b है ना, तो b का पहले अंदर में गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा, ab, फिर b का b में कराएंगे तो माइनस में b स्क्वायर, फिर b का यहाँ b में कराएंगे तो माइनस में b स्क्वायर वाई, ठीक है। ये आगे था इसलिए हमने ऊपर गुणा किया। अब नीचे से हटाना है तो इसको कहाँ गुणा कराएंगे, यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसा। ये यहाँ गुणा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि b इसमें पहले से गुणा हो चुका है, ये पूरा एक चीज है, ठीक है। तो a का गुणा कराइए इसमें तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा माइनस में a का a में होगा तो हो जाएगा a स्क्वायर वाई, a का यहाँ पर a होगा गुणा तो हो जाएगा a स्क्वायर, फिर a का b में होगा यहाँ पर तो हो जाएगा प्लस में a b, हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर यहाँ पर कोई कटने वाली संख्या है तो हम पहले काट देंगे फिर हल करेंगे। तो जरा ध्यान दीजिए, प्लस ए बी और यहाँ प्लस ए बी कैंसिल है। उसके बाद और क्या चीजें हैं, ध्यान दीजिए, देखिए ये माइनस बी है, उस साइड ले जाएंगे, जिसका मान निकालना है उसको बाएं करेंगे, बाकी सब दाहिने कर देंगे। हमें y का मान चाहिए तो y को बाएं कीजिए। तो क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहां से और यहां से y को कॉमन कीजिए, और कॉमन कैसे करना है, माइनस वाई, देखिए माइनस वाई इसमें से निकालेंगे तो यहां मिलेगा क्या, बी स्क्वायर प्लस में प्लस यहां मिलेगा ए स्क्वायर प्लस में। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां से हमने माइनस कॉमन किया है और y कॉमन किया है। अब ये माइनस में बी स्क्वायर जो है उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो पहले से ही क्या है, ए स्क्वायर पहले से है वहां, और माइनस बी उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में बी, ठीक है। तो चाहे आप ऐसे लिख दीजिए सीधा, ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर और बी उधर गया प्लस हो गया बी स्क्वायर। तो आप जरा ध्यान से देखिए कि ये पूरा एक चीज है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों एक ही चीजें हैं। तो माइनस वाई बराबर, देखिए पूरा गुणा है तो उधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों एक ही चीज है। तो ये ऊपर नीचे क्या होगा, कट जाएगा, और कितनी बार जाएगा, एक, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, एक हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर एक या y बराबर हो जाएगा माइनस एक, ये हो गया y का मान। और हमने क्या बताया, जैसे ही किसी एक का मान मिल जाए तुरंत उसे वहां पर रखते हैं जहां पर रखना आसानी से हल हो जाए, रख के आसानी से हम हल कर सकें, ये मतलब है। तो y का मान कहाँ रखेंगे, चाहे पहले में रख दीजिए, चाहे दूसरे में, चाहे तीसरे में। तो y का मान मिल गया है, हमें x का मान चाहिए, तो यहाँ तीसरे में x है इसलिए यहीं पर रख दीजिए, ज़्यादा सही पड़ेगा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। चलिए y का मान रख दीजिए 3 में, तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा a माइनस बी माइनस, देखिए b है और गुणे y के जगह क्या रखेंगे, माइनस 1 रखेंगे, और बटे क्या है, बटे है a, ठीक। अब इसको थोड़ा हल कीजिए तो x बराबर हो जाएगा a माइनस बी, अब देखिए माइनस बी गुणे माइनस 1 तो हो जाएगा प्लस बी और बटे a,
ये प्लस माइनस कटेगा, ठीक, और इसके बाद ए और ए कट जाएगा, ए और ए कट जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, ध्यान दीजिए, प्लस माइनस b कट गया तो शून्य हो गया, और a बटे a आया, a और a कटेगा तो एक बार जाएगा, तो x बराबर आया कितना, 1। यही है क्या, आंसर। बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। तो चाहे संख्या के लिए हो, चाहे ऐसे अक्षर दिए गए ABCD PQR कोई भी चीज़ दिए गए हो, सबके लिए नियम एक ही है, ठीक है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप प्रतिस्थापन विधि को इसको लगा के आप सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान है। आगे है हमारा जो विलोपन विषय है, तो सवाल आपके सामने लिखा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। ध्यान दीजिए, विलोपन का मतलब होता है गायब कर देना। अब यहाँ गायब करने का क्या मतलब है, मतलब ये है कि जो समीकरण दिया रहेगा, सबसे पहले हम उसे मानेंगे नंबर 1, फिर नंबर 2, और आपको पता है कि हम 2 चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, इसमें 2 चर होते हैं, तो दोनों में से किसी एक को गायब करना होता है। गायब क्यों करना होता है, क्योंकि जब 2 चीज़ें साथ में रहेंगी तो किसी एक का मान हम नहीं निकाल पाएंगे, दोनों में से किसी एक को हटाना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि दूसरे वाले का मान आ जाए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर 1 नंबर 2 ऐसे मान लेते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2। उसके बाद गायब करने का तरीका क्या है, कुछ नियम है जो मैंने अपनी मर्जी से यहाँ लिख दिया है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले सर्वप्रथम दिए गए दोनों समीकरणों में दोनों चरों में से किसी एक का मान बराबर करते हैं, ठीक है। जैसे अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें जो x है यहाँ 2x है, यहाँ 3x, x बराबर नहीं है, यानी कि यहाँ जो x वाला मान है वो बराबर नहीं है। यहाँ पर -7y है, यहाँ 4y है, ये भी बराबर नहीं है। अगर बराबर रहता है तब तो समझ लीजिए कि इस नियम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन अगर बराबर नहीं है x y में से कोई भी चीजें, तो क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों में से किसी एक को बराबर करते हैं। जिसको भी हमें गायब करना हो, चाहे x को चाहे y को, उन दोनों में से किसी एक को बराबर करते हैं। तो बराबर करने का नियम क्या है अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए, तो क्या लिखा है, सर्वप्रथम दिए गए दोनों समीकरणों में दोनों चरों में से किसी एक का मान बराबर करते हैं। अब हमने यहाँ पर नियम नहीं लिखा है कैसे बराबर करते हैं, क्योंकि मैं वो चीज आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर ना तो x वाला बराबर है, ना ही y वाला बराबर है, तो बराबर कैसे करते हैं, तो ध्यान दीजिए, इधर बहुत ही आसान है। तो अगर मान लीजिए कि हमें x वाला बराबर करना है आपस में, तो क्या करते हैं, इस वाले x के साथ जो मान है वह इस समीकरण में गुणा करते हैं, ठीक, और अगर इस वाले जो x के साथ में मान है उसको हमें इस समीकरण में गुणा करना होता है। बस यही समझना है आपको। और जैसे ये काम कर देते हैं तो जिसको भी गायब करना होता है, ठीक है, जहां से गुणा करते हैं वो चीज बराबर आ जाता है। जैसे अगर हमें x गायब करना है तो x वाले का ये जो गुणांक है ना आपस में गुणा करते हैं, और अगर हमें y वाला गायब करना है तो y वाला गुणांक आपस में गुणा करते हैं। तो मान लीजिए कि हमें x वाला गायब करना है, ठीक, तो x वाला गायब तभी होगा जब वो चीज बराबर होगा। बराबर कैसे करते हैं, यहां पर x के साथ 3 है तो इस 3 का गुणा इस समीकरण में ऊपर वाले में करेंगे, और यहां पर x के साथ 2 है तो उसे नीचे वाले में सब में गुणा कर देंगे। चलिए गुणा कर दीजिए, तो 3 का इसमें गुणा कीजिए तो हो जाएगा 6x, 3 का यहां करेंगे तो -21y, 3 का यहां करेंगे तो हो जाएगा 9। तो हमें एक नया समीकरण मिलेगा, इसको डालिए नंबर 3, क्योंकि 2 हमने मान लिया है, ठीक है। आगे तो 3 से हमने ऊपर वाले में गुणा किया, अब 2 से इस नीचे वाले में गुणा कराओ तो नया चीज मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 6x, फिर 2 से यहाँ गुणा कराएंगे तो प्लस में 8y, 2 से यहाँ गुणा कराएंगे तो 19 दूना 38 हो जाएगा। ये नया समीकरण मिल गया, नंबर 4 हो गया। और हम देख रहे हैं कि जब x वाला हमने यहाँ गुणांक आपस में गुणा किया तो x चीज देखो, x वाला क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है, तो हमने क्या कहा, बराबर करते हैं, तो बराबर हो गया। अब क्या करते हैं, जब किसी एक चर का मान दोनों समीकरणों में बराबर हो जाए तब, तो देखिए यहाँ x वाला जो चर है इसका मान बराबर हो गया। अब क्या करना है, यदि दोनों जगह चिन्ह समान है तो दोनों समीकरणों को आपस में घटाते हैं, ठीक, और अगर यदि दोनों जगह चिन्ह विपरीत है तो दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ते हैं। ये नियम आप याद रखिएगा। यहां पर जो हमने बराबर किया है ये चिन्ह बराबर, देखिए ये +6 है, ये भी +6 है, अगर माइनस नहीं है तो वो चीज क्या है, प्लस में है, तो ये दोनों चीज प्लस में है। तो क्या लिखा है कि दोनों जगह चिन्ह समान है तो दोनों समीकरणों को आपस में घटाते हैं। तो क्या करते हैं, घटाएंगे दोनों को,
तो घटाने का तरीका हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो ये मानकर चल रहे हैं कि आपको घटाना आता है। तो घटाने से क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। चलिए घटाइए, 6x में से 6x घटेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए -21y है और 8y घटेगा तो -8y, -21y -8y कितना हो जाएगा, -29y हो जाएगा। ठीक है, बराबर 9 में से घटाएंगे 38, ध्यान दीजिएगा, 9 में से घटाएंगे 38 हो जाएगा -29। ठीक, अब क्या होगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक, 29 गुणे में इधर गया भाग में, तो y बराबर हो जाएगा 29/29 और 29 कटेगा तो ये कितना आ जाएगा, 1। देखिए कितना आसान है, बस हमें बराबर करना आना चाहिए। ठीक है, आप इसको फिर से देखिएगा पीछे करके, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या करना है, जैसे किसी एक का मान आ गया, ठीक है, देखिए जरा ध्यान से, यहां से हमें मिलता है क्या, y का मान 1, तो किसी एक का मान आ गया। ठीक, अब जैसे किसी एक का मान आ जाए, चाहे x का मान आए चाहे y का मान आए, उसे उस समीकरण में रखिए जो आपको आसान लगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी आपको आसान लगे उसी में रखिए। तो हमें लग रहा है आसान पहला, इसीलिए क्या करेंगे, y का मान पहले में रखेंगे। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, चलिए रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2x - 7 गुणे y की जगह रखेंगे 1 बराबर 3। अब क्या हो जाएगा, 2x, देखिए 7 के साथ माइनस में, उधर गया प्लस में, 7 3 10 हो जाएगा, और 2 गुणे में उधर गया भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 10/2 और काटेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 5। जरा ध्यान से देखिए, यही है इस समीकरण का हल। ठीक है, तो नियम आप याद रखिएगा, क्या करना होता है, ज्यादातर समीकरणों में बराबर मान नहीं दिए होते हैं। अगर बराबर चीजें दी गई हैं तो हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वहां पर सिर्फ यही देखते हैं कि यदि चिन्ह बराबर है यानी कि समान है तो घटाते हैं, चिन्ह अलग अलग यानी कि विपरीत है तो जोड़ते हैं, बस इतना ही ध्यान देना होता है। और नहीं तो समीकरण में अगर बराबर नहीं है तो ध्यान दीजिए, अगर बराबर नहीं है तो बराबर करना सीखिए। ठीक है, बराबर कैसे करते हैं, जैसे हमने यहाँ आपको बताया कि x वाला बराबर करना है, तो यहाँ पर जो x के साथ में मान है उसको ऊपर वाले सब में गुणा करेंगे, और यहाँ पर जो x के साथ मान है उसको नीचे वाले सब में गुणा करेंगे, और वो चीज बराबर हो जाएगा। ऐसे ही आप y के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं एक सवाल आपको और बताता हूँ इसमें संबंधित। इस बार हमारे पास एक छोटा सा सवाल है, इसमें जरा देखिए क्या करना है। तो सबसे पहले जो दोनों समीकरण दिया रहेगा उसको आप मान लीजिए नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। ठीक है, और हमें इसे विलोपन विधि से हल करना है, सबसे एकदम सिंपल वाला सवाल है ये। तो क्या करना होता है, सर्वप्रथम दिए गए दोनों समीकरणों में दोनों चरों में से किसी एक चर का मान बराबर करते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो x चर है, y चर है, ये मान पहले से ही बराबर है। ठीक है, यहाँ पर बराबर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि पहले से ही बराबर है। अब क्या करते हैं, जब किसी एक चर का मान दोनों समीकरणों में बराबर हो जाए तब, जैसे हम देख रहे हैं कि एक ही चर नहीं बल्कि दोनों चर का मान बराबर है, x बराबर है, y बराबर है, लेकिन क्या है, यदि दोनों जगह चिन्ह समान है तो दोनों समीकरण को आपस में घटाते हैं, और अगर यदि दोनों जगह चिन्ह विपरीत है तो समीकरण को आपस में जोड़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा गायब करना चाहते हैं। x वाला गायब करना चाहते हैं तो x वाला मान बराबर होना चाहिए, y वाला गायब करना चाहते हैं तो y वाला मान बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए हम इसमें y वाला गायब करना चाहते हैं, x बराबर है, y भी बराबर है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि हम y को इस बार गायब करेंगे। तो क्या करते हैं, देखिए, तो y वाला गायब करते हैं तो मान बराबर है लेकिन चिन्ह विपरीत है, यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है। तब क्या करते हैं, यदि दोनों जगह चिन्ह विपरीत है तो दोनों समीकरण को आपस में जोड़ते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जोड़ने से चिन्ह बदलता नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, नहीं, जोड़ने से चिन्ह बदलता नहीं है। यहाँ पर कोई भी चिन्ह कुछ नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट जोड़ेंगे। तो देखिए x और x कितना हो गया, 2x, और ये माइनस प्लस कट गया, और इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा 6, 2 गुणे में उधर गया भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 6/2 और काटेंगे तो जाएगा 3, यानी कि x बराबर कितना आया,
3, ये है मान। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, हमने क्या कहा कि जैसे ही हमें एक मान मिल जाए तो उसे उस समीकरण में रखिए जो आपको आसान लगे। तो यहाँ पर दोनों आसान है, पहला भी और दूसरा भी, इसलिए आप चाहे इस मान को पहले में रखिए चाहे दूसरे में रखिए। तो कहाँ पर रखेंगे, चलिए कहीं भी रख दे। मान लीजिए इस बार हम दूसरे में रख देंगे, जैसे मैंने पहले में रखा था, चलो इस बार दूसरे में रख के देखते हैं। तो क्या करेंगे, लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, चलो रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, यक्स की जगह 3 रखिए, तो 3 प्लस वाई है बराबर 4। 3 प्लस में उधर गया माइनस में, तो y बराबर हो गया 4 माइनस 3, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1। यही है y का मान। ये सबसे सिंपल सवाल है इस पाठ का। ठीक है, तो चाहे बराबर हो चाहे ना बराबर हो, ध्यान से देखना है कि बराबर है या नहीं। इसके बाद क्या करना है, अगर चिन्ह बराबर वाली चीज़ों का अगर चिन्ह समान है तो घटाते हैं, चिन्ह अगर अलग अलग है तो जोड़ते हैं, बस यही काम करना है। चलिए अब नियम हमने लिख दिया है, इस नियम को आप कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, अब और थोड़ा अच्छा सवाल करते हैं इसके आगे। ये सवाल है हमारे पास और पेपर में ऐसे ही लिख के आता है, लिखा है कि रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए, या ऐसे लिख के आएगा रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो मैंने क्या कहा था कि नाम लेके ज़्यादातर नहीं कहता है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए कि विलोपन विधि से, लेकिन सबसे आसान पड़ता है विलोपन विधि। इसी सवाल को मैंने अभी प्रतिस्थापन विधि से हल किया था, बहुत बड़ा गया था, लेकिन ज़रा यहाँ सब देखिएगा, अब ये बहुत छोटा सा हल हो जाएगा विलोपन विधि से। तो देखिए कैसे हल करते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले आप दिए गए समीकरण को मान लीजिए नंबर 1, ये हो जाएगा नंबर 2, हो गया। इसके बाद फिर मैंने क्या कहा था, नियम यहाँ लिखा था, विलोपन विधि में क्या करते हैं, किसी एक को गायब करते हैं, और गायब वही चीज़ें होती हैं जो बराबर होती हैं। ठीक है, बराबर होगा तभी गायब होगा। तो यहाँ जरा ध्यान दीजिए, यहाँ ax है, यहाँ bx है, x x वाला बराबर नहीं है, यहाँ by है, यहाँ माइनस में ay है, ये भी बराबर नहीं है। ठीक है, तो आइए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा गायब करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए हमने मान लिया कि हम y वाला गायब करना चाहते हैं। ठीक है, अभी हमने x वाला गायब करके दिखाया था शुरुआत में, तो हम यहाँ y वाला गायब करना चाहते हैं। तो y वाला गायब तभी होगा जब y वाला चीज़ बराबर होगा। बराबर करने के लिए क्या करते हैं, तो अगर हमें y वाला बराबर करना है तो यहाँ पर जो y के गुणे में है संख्या, उससे हम इसमें गुणा करेंगे पहले वाले समीकरण में, और यहाँ पर जो y के साथ में गुणा है उस वाले से हम इसमें गुणा करेंगे दूसरे वाले में। यानी कि पहले वाले समीकरण में जो नाम संख्या है उससे दूसरे में गुणा करेंगे, और जो दूसरे वाले में संख्या है उसे पहले वाले में गुणा करेंगे, और फिर बराबर हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, तो देखिए मैं बराबर करके दिखाता हूँ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में a से गुणा करने पर तथा समीकरण b दूसरे में b से गुणा करने पर, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, चलिए a से गुणा कीजिए सब में, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर x, यहाँ पर a से गुणा करेंगे तो ab y हो जाएगा, बराबर यहाँ a से गुणा करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ a से गुणा करेंगे माइनस ab हो जाएगा, तो हमें नया समीकरण मिलेगा। हो गया। ऐसे ही अब b से गुणा कर, देखो यहाँ b है ना, तो b से गुणा करा है दूसरे वाले में सब में, तो चलो b से गुणा कराओ, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर x, यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा ab, देखो a y है, b से गुणा करेंगे तो ab y हो जाएगा, यहाँ b से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा ab, और यहाँ गुणा कराएंगे तो हो जाएगा प्लस में b स्क्वायर। ये हो गया नंबर 4 समीकरण। अब क्या करना होता है, मैंने भी बताया, किसी एक को बराबर करते हैं, और हमने y वाला बराबर कर दिया। देखो ab y है, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, और अभी मैंने यहाँ लिखा था कि जो चीज़ें बराबर हो जाती हैं तो देखते हैं कि दोनों जगह बराबर चिन्ह है, यानी समान चिन्ह है या विपरीत चिन्ह है। अगर समान चिन्ह है तो घटाते हैं, और अगर विपरीत चिन्ह है माने अलग अलग चिन्ह है तो जोड़ते हैं। तो यहाँ जो समान देखो बराबर हो गई है, वहाँ अलग अलग चिन्ह है, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है जोड़ने से चिन्ह बदलता नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, चाहे तो आप यहाँ लिखिएगा क्या, जोड़ने पर आप ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जोड़ने पर, या इसकी जगह आप यहाँ भी लिख दीजिएगा क्या, जोड़ने पर। ठीक है, क्योंकि जब जोड़ेंगे तभी तो कुछ मिलेगा, इसलिए यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस कट जाएगा। इसको जरा जोड़िए, तो ये क्या है a स्क्वायर x प्लस ये क्या है b स्क्वायर x, और इधर जोड़ेंगे
तो ये माइनस प्लस कैंसिल, यहाँ क्या हो जाएगा बराबर में ए स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिए, यक्स यक्स यहाँ दोनों जगह है, कॉमन है, तो यक्स कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर यहाँ पहले से ही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये चीज गुणे में उधर गया भाग में, ठीक है, ये बराबर चीजें हैं कट गई, तो कितनी बार जाएगा एक बार, क्योंकि एक बार कटेगा। ठीक है, तो जाएगा यक्स बराबर 1। ये है आंसर, किसका मान आया यक्स का। और जैसे किसी एक का मान आ जाए उसे उस समीकरण में रखिए जो सबसे आसान समीकरण हो। तो आसान कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कौन सा आसान है, तो हम देख रहे हैं कि पहला भी आसान है दूसरा भी आसान है, बड़ा तामझाम है, तो आप चाहे पहले में रखिए चाहे दूसरे में। ठीक है, चलिए रख देते हैं। यहाँ क्या करेंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए यक्स का मान रखिए, यहाँ पर यक्स का मान 1 है तो यहाँ रखिए क्या हो जाएगा a गुणे 1 प्लस बी वाई बराबर है a माइनस बी, यही है, इसी को हल करेंगे। देखिए ये क्या हो जाएगा एक के ए प्लस में उधर गया माइनस में, ठीक है, या ये ए एक के ए हो गया तो ये और ये एक कैंसिल, क्योंकि ए गुणे 1 ए ही होगा और यहाँ ए, तो प्लस ए दोनों तरफ बराबर है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या है बी वाई बराबर माइनस बी, और बी गुणे में उधर के भाग में तो वाई बराबर हो जाएगा माइनस बी बटे बी, बी गुणे में उधर के भाग में तो बी से बी कटेगा तो वाई बराबर आ जाएगा, कितनी बार जाएगा 1 और साथ में माइनस, तो वाई का मान आएगा -1, और यही है क्या आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान होता है। कौन सा, विलोपन विधि, इसलिए जो भी किताब में सवाल दिए गए हैं प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि दोनों आप पढ़िए, क्योंकि यही 2 विधियां ही है, बाकी चीज कट गया है। ठीक, देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है रैखिक समीकरण युग्म के संगत रेखाओं का निरूपण तथा संगतता। अब देखिए ये सब होता क्या है, ध्यान दीजिए, ये अगला टॉपिक है और ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आता भी है। तो इसमें करना क्या होता है कि जैसे आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी रैखिक समीकरण दिया है, चाहे एक चर में हो चाहे 2 चर में, तो जब हम उसका ग्राफ खींचते हैं तो हमेशा एक सीधी या सरल रेखा मिलती है, सीधी रेखा मिलती है। तो यहाँ पर 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म है, यानी कि 2-2 समीकरण दिया रहेगा। तो अगर हम इनका ग्राफ खींचे तो हमें 2 रेखाएं मिलेंगे, तो हमें पता लगाना है कि वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटते हुए जाएंगी, कि एक दूसरे के समांतर रेखाएं होंगी, कि एक दूसरे के ऊपर होंगी, एक दूसरे के ऊपर यानी कि समपाती जिसको बोलते हैं। तो ये तीनों जो कंडीशन होती है, स्थिति होती है, इन तीनों को पता लगाना है कि अगर 2 रेखाएं दिया रहेगा तो इनका ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, काटते हुए जाएगा कि समांतर होगा कि समपाती होगा, इससे संबंधित सवाल आता है। और आगे देखिए लिखा है संगतता, इसका मतलब ये है कि किस कंडीशन में आंसर मिलता है, किस कंडीशन में आंसर नहीं मिलता है, कितने आंसर होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो एक ही बिंदु पर काटती हैं तो एक हल मिलता है, यानी कि वहां पर आंसर मिलता है जहां पर काट देती हैं, तो एक हल मिलता है, तो जिसको अद्वितीय हल बोलते हैं। और जब रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो कभी भी काटती नहीं हैं, तो जब रेखा जब तक मिलेगी नहीं, कटेगी नहीं, तब तक आंसर नहीं आता है, उसका हल नहीं निकलता है। तो इसका मतलब होता है कि जब समांतर होती हैं तो कोई हल नहीं होता है, और जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती हैं यानी कि समपाती होती हैं तो कई जगह ये टच करती हैं, छूती हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसके कई यानी कि अनेक हल होते हैं, ढेर सारे हल निकलते हैं। तो जब काटती है और जब समपाती होती है, इन दोनों कंडीशन में हल मिलता है, यानी कि आंसर हमें मिलता है। एक्स वाई जेड का जो भी मान दिया रहेगा उसमें चर राशि जो भी दिया रहेगा उसका मान मिलेगा। जब समांतर होती है तो वहाँ कोई भी हल नहीं मिलता है। तो जहाँ पर हल मिलता है, आंसर मिलता है, उसको बोलते हैं संगत, और जहाँ पर आंसर नहीं मिलता है उसको बोलते हैं असंगत। इसी को ही संगतता बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कंडीशन को पढ़ते हैं कि कैसे बिना ग्राफ खींचे हुए ही हम पता लगाएंगे कि ये समपाती होगा कि समांतर होगा कि प्रतिच्छेद करेगा यानी कि काटेगा। तो इसके लिए हम टेबल बना दे रहे हैं। तो एक काम करते हैं, समीकरण लिखते हैं। हम लोग पीछे प्रतिस्थापन विधि से विलोपन विधि से समीकरणों को हल करना सीखा, तो कई सवाल लगाए, उसमें कई समीकरण दिया गया था। तो इन 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म को सूत्र के रूप में कैसे लिखते हैं, तो मैं लिख के दिखाता हूं। देखिए सूत्र के रूप में लिखते हैं a1x प्लस
b1y प्लस c1 बराबर 0, ये पहला समीकरण है। और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण होता है। ठीक है, शुद्ध रूप में ऐसे ही दो चर में रैखिक समीकरण युग्म को हम मानते हैं। अब हमने क्या बताया कि जब इन दोनों का ग्राफ खींचेंगे तो एक सरल रेखा मिलेगी इसका, और इसके लिए एक सरल रेखा, नहीं कि दो रेखाएं मिलेंगी। अब हमें पता लगाना है कब दोनों रेखाएं काटेंगे, कब दोनों रेखाएं समांतर होंगी, कब दोनों समपाते होंगे। तो शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए एक एक करके। तो पहला जो कंडीशन है, ठीक है, पहला कंडीशन तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, नहीं चित्र बना दे रहा हूँ। देखिए, तो ये देखिए कोई रेखा है, ठीक, ये कोई दूसरी रेखा है, और हमने क्या कहा, ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, यानी कि प्रतिच्छेद कर रही हैं। क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद। क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी कि काट रही हैं। तो जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो जिस बिंदु पर काटती हैं वहीं पर मिलता है आंसर। कहाँ किसका आंसर मिलेगा? अगर ये एक्स वाई चर में है तो यहाँ पर x, y का जो भी मान मिलेगा वही होगा क्या? आंसर। और यहाँ पर जब प्रतिच्छेद करती है रेखाएं तो इसका मिलता है अद्वितीय हल। क्या मिलता है? अद्वितीय हल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अद्वितीय हल या केवल एक हल बोलते हैं। हल का मतलब होता है आंसर, मान। ठीक है, और याद रखिएगा जब प्रतिच्छेद करती हैं तो अद्वितीय हल मिलता है या एक हल मिलता है, और इसको बोलते हैं संगत। क्या बोलते हैं? संगत। ध्यान दीजिएगा। अब यह तो चित्र बना है, हमें पता है कि ये प्रतिच्छेद कर रही है, लेकिन अगर दो समीकरण दिया रहेगा तब कैसे पता लगाएंगे बिना ग्राफ खींचे? तो उसके लिए हमें सूत्र याद रखना पड़ेगा। अब वो सूत्र क्या होता है? देखिए, यहाँ पर x का गुणांक a1 है, यहाँ पर x का गुणांक a2 है, यहाँ पर y का गुणांक b1, यहाँ पर b2, यहाँ पर अचर पद है c1, यहाँ पर अचर पद है c2। तो क्या करते हैं, ये जो गुणांक है ना और जो अचर पद है इनका अनुपात निकालते हैं। तो क्या निकालेंगे? निकालते हैं a1 अपान a2 निकालते हैं, b1 अपान b2 निकालते हैं, और c1 अपान c2 निकालते हैं। ठीक है, तो इनमें से देखते हैं कि ये चीज बराबर है कि बराबर नहीं है। तो जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो जो a1 अपान a2 है और b1 अपान b2 ये जो मान निकालते हैं इनका अनुपात, ये बराबर नहीं होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जब ये अनुपात बराबर नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं और उनका एक अद्वितीय हल निकलेगा, या एक हल या संगत बोलते हैं इसको। इस चीज को याद रखिएगा। और जब भी प्रतिच्छेद करता है तो जो कंडीशन होता है सूत्र वाला, उसमें हम इसको नहीं लिखते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, आगे नंबर 2 है। नंबर 2 है, देखिए मैं लिख रहा हूं समांतर। ठीक है, ये देखिए समांतर। सबको पता है समांतर का मतलब क्या है। समांतर का मतलब वो है कि जब दो रेखाएं या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद ना करें। ठीक है, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, यानी कि इनके बीच की दूरी हर जगह समान रहती है। तो इसको क्या बोलते हैं? समांतर। ठीक है, समांतर रेखाएं। ठीक है, कौन सी रेखाएं? समांतर रेखाएं। और जब समांतर रेखाएं होती हैं तो ये कभी भी एक दूसरे से मिलते नहीं, एक दूसरे को काटती नहीं है, और जब तक काटेंगे नहीं, टच नहीं होंगे, तब तक इनका कोई भी हल नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई हल नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और जब कोई हल नहीं होगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं असंगत। क्या बोलते हैं? असंगत या असंगतता, जो भी आप लिख लीजिए। ठीक है, तो इसका कंडीशन क्या है? बिना ग्राफ खींचे कैसे पता लगाएंगे कि ये समांतर रेखाएं होंगी? तो इसके लिए फिर वही अनुपात निकालते हैं। क्या निकालते हैं? a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। ये अनुपात ऐसे निकालते हैं और देखते हैं कि ये दोनों चीज बराबर है या नहीं, और ये बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये a1 अपान a2, b1 अपान b2 ये अनुपात बराबर होना चाहिए। बाकी जो तीसरा है वो बराबर नहीं होना चाहिए, c1 अपान c2 बराबर नहीं होना चाहिए। अगर कहीं ऐसा मान मिलता है तो इसका मतलब ये है कि जो दोनों रेखाएं हैं वो समांतर रेखाएं होंगी। इस बात को याद रखिएगा। आगे नंबर 3 जो है, नंबर 3 क्या है? संपाती। जैसे ये पहली रेखा है, इसका ग्राफ, ठीक है, पहली रेखा का ग्राफ है, और ऐसे ही हम इसका ग्राफ खींचे, वो भी इसी को ऐसे एकदम ऊपर आए। ठीक है, एकदम इसी के ऊपर है। तो जब भी दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे के ऊपर रहती हैं, एक दूसरे के
के ऊपर ध्यान दीजिएगा, जो मैं कह रहा हूँ इसको समझिएगा। एक दूसरे से एकदम सटा हुआ, एक दूसरे से ऊपर, इसको बोलते हैं संपाती। ठीक है, तो जब ऐसे होते हैं क्या, संपाती। ठीक है, तो संपाती जब होती हैं तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ संपाती रेखाएं। ठीक है, तो जब संपाती होती हैं तब इनका हल कितना होता है, तो मैंने क्या कहा कि हल आंसर तभी मिलता है जब ये टच करती हैं, कट करती हैं। कट माने काटती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी जगह ये टच करेगा, छुएगा, यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर। तो यहाँ पर कितना हल होगा, जब बहुत सारी जगहों पर टच करेगा तो बहुत सारे हल होंगे। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि जब संपाती रेखाएं होती हैं तो अनंत रूप से, अनंत रूप से अनेक हल। ठीक है, अनेक हल होंगे। और जब अनेक हल माने ढेर सारे हल, कुल मिला के हल मिलना चाहिए, चाहे एक चाहे अनेक। ठीक है, तब क्या होता है, तभी संगत होता है। ठीक है, संगत। कौन संगत होता है, यही दोनों जो समीकरण दिए गए हैं ये संगत होंगे। ठीक है, रेखाएं संगत रेखाएं होंगी। ठीक है, तो संगत कब मिलता है, जब काटती हैं, और जब संपाती होती हैं तो संगत होती हैं, और जब समांतर होता है तो असंगत होता है। तो संपाती रेखाएं, मान लीजिए कि हमें ग्राफ ना पता हो, केवल 2 रेखाएं दी गई हों, तब कैसे पता चलते हैं, तब कैसे पता चलता है कि ये संपाती है कि नहीं है, इसके लिए भी हम अनुपात निकालते हैं। किसका अनुपात, A1/A2, B1/B2, C1/C2, ये अनुपात निकालते हैं। ठीक है, चलो मैं लिख दे रहा हूँ क्या, तो A1/A2 निकालते हैं, B1/B2 निकालते हैं, और C1/C2 निकालते हैं। अगर तीनों अनुपात का मान बराबर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो दोनों रेखाएं हैं वो संपाती होंगी। तो याद रखिएगा, मैं इसको बॉक्स में बंद कर दे रहा हूं। ये जो कंडीशन है ये किसके लिए कंडीशन है, प्रतिच्छेद करने वाली कंडीशन। ठीक है, अगर ऐसा रहेगा अनुपात, यानी कि ये A1/A2, B1/B2 बराबर नहीं रहेगा, तो इसका मतलब ये है ये रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं और इनका अद्वितीय हल होगा या एक हल होगा, इसको संगत बोलते हैं। और जब समांतर होगा तो A1/A2 बराबर B1/B2 लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन होना चाहिए, तब कहेंगे कि दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। ठीक है, और अगर A1/A2, B1/B2, C1/C2 यानी कि तीनों अनुपात बराबर है तो इसका मतलब रेखाएं संपाती हैं। ध्यान दीजिएगा। ठीक, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इससे ढेर सारे सवाल लगते हैं। तो शुरू करते हैं सवाल लगाना। देखिए, हमारे पास एक सवाल है जो अभी मैंने सूत्र बताया उसी से ही संबंधित है। और सवाल में देखिए क्या लिखा है। सवाल में लिखा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म में ज्ञात कीजिए कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या संपाती हैं। मैंने अभी बताया कि अगर हमारे पास 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म दिया रहेगा, यानी कि 2 समीकरण दिया रहेगा, तो उसका 2 सरल रेखा मिलता है। तो हमें पता लगाना है कि जो दोनों सरल रेखा मिलेगा वो काटते हुए जा रही है कि समांतर है कि संपाती है। तो इसके लिए मैंने अभी पीछे जो सूत्र बताया उसको कहा याद कीजिएगा। सूत्र में क्या था कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये जो अनुपात हमने बताया, तो हमने कहा कि इसको आप याद रखिएगा। तो मैं अनुपात निकालना आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, तो A1 B1 C1 कहाँ से मिलता है, ये देखिए, ये है A1 B1 C1, और ये क्या है A2 B2 C2, और हमें क्या चाहिए, अनुपात। चलो निकालते हैं। तो देखिए, A1/A2 निकालेंगे, ठीक है, इसके बाद B1/B2 निकालेंगे, इसके बाद C1/C2 निकालेंगे। ठीक है, और हम देखते हैं कि इन तीनों का अनुपात बराबर आता है कि अलग अलग आता है, क्या आता है। चलो निकालते हैं। ठीक है, तो A1 कितना है, 2 है, और A2 कितना है, 5 है। तो A1/A2 कितना आया, 5/2। B1/B2 कितना है, देखो ये B1 है, ये B2 है, तो ये कितना आ जाएगा, 5/3। C1/C2 कितना है, ये आ जाएगा 17/14। ठीक है, तो अब हमें पता लगाना है कि जो अनुपात आया है A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ये जो अनुपात आया है ये आपस में बराबर है कि बराबर नहीं है, कौन किसके बराबर है या नहीं, यही हमें पता लगाना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं जो A1/A2 2/5 है और B1/B2 5/3 है, ये दोनों का मान बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है, पहले ही पता चल गया बराबर नहीं है, तो ये वाला अनुपात निकालने की जरूरत नहीं है। और मैंने अभी बताया था जब A1/A2 बराबर B1/B2 ना हो तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद।
क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम ये पहली रेखा ये दूसरी रेखा इनका हम ग्राफ खींचे तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटते हुए जाएंगे, यानी कि प्रतिच्छेद करते हुए जाएंगे। बस अब यहाँ और हो सकता है कि अगर पूछ ले कि बताइए ये दोनों रेखाएं संगत हैं कि असंगत हैं, तो मैंने भी बताया था कि जहां पर हल मिलेगा, आंसर मिलेगा, वहां पर संगत होगा, जहां पर नहीं मिलेगा वहां पर असंगत होगा। तो जब प्रतिच्छेद करती है एक बिंदु पर तो वहां पर आंसर मिलेगा, हल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। कौन सा हल, अद्वितीय हल या एक हल। ठीक है, मैंने क्या कहा था, एक हल होगा, यानी कि एक आंसर मिलेगा। और जब एक आंसर अद्वितीय हल होता है तो हम इसे क्या कहते हैं, संगत। क्या कहते हैं, संगत। यही सब हमें पता लगाना था। तो जो चीज हमने पहले में बताया वही चीज आपको दूसरे में भी पता लगाना है। ठीक है, तो चलिए मैं दूसरे में करता हूं, देखता हूं क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ भी हमें चेक करना है क्या, A1/A2 निकालना है। कितना है, 3/6, 3/6। ठीक है, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 1/2। ऐसे ही आप दूसरा अनुपात निकालिए, क्या, B1/B2, ये अनुपात निकालिए। B1 कितना है, -5, और B2 कितना है, -10। इसको जब हम काटेंगे माइनस माइनस कट जाएगा, 5 × 5, 5 दूनी 10, 1/2 यहाँ आया। ठीक है, अब आगे आपको क्या निकालना है, C1/C2 निकालना है। C1 कितना है, 11 है, और C2 कितना है, 7 है। तो अब जरा देखिए जो मान निकला है कौन किसके बराबर है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिए A1/A2, B1/B2 और C1/C2। देखिए हमने अनुपात लिख दिया है। अब हमें पता लगाना है कि ये बराबर है कि बराबर नहीं है। तो देखिए, तो A1/A2 1/2 है, और B1/B2 का मान भी 1/2 है। तो इसका मतलब ये दोनों अनुपात बराबर है। लेकिन C1/C2 देखिए 11/7 है, तो इसका मतलब ये जो अनुपात आया है ये बराबर नहीं है। तो ये किसका कंडीशन है, ये किसका कंडीशन है, समांतर का कंडीशन है। इसका मतलब ये है कि अगर इन दोनों रेखाओं का हम ग्राफ खींचे तो क्या मिलेगा, समांतर रेखाएं मिलेंगी। तो इसमें क्या मिलेगा, यहां मिलेगा समांतर रेखाएं। ठीक है, कौन सी रेखाएं मिलेंगी, समांतर रेखाएं मिलेंगी। और जो समांतर रेखाएं होती हैं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी हल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, कोई हल नहीं। यहाँ क्या बोलेंगे, कोई हल नहीं है। ठीक है, और क्या होती है जब हल नहीं मिलता है, तो इसका मतलब कौन सी है, असंगत। क्या बोलते हैं, असंगत। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आप उम्मीद है समझ पाए होंगे। तो जैसे मैंने पहला बताया दूसरा बताया, ऐसे ही आप अनुपात तीसरा भी चेक कर लीजिएगा। और हो सकता है कि तीसरा वाला प्रतिच्छेद निकले, हो सकता है समांतर निकले या संपाती निकले, कोई ना कोई निकलेगा। तो जैसे मैंने पहला दूसरे में अनुपात चेक करके बताया वैसे भी आप तीसरे में भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि खुद कुछ भी आप कीजिए, नहीं तो फिर ऐसी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो जो चीज़ें हम समझा रहे हैं उससे संबंधित अगर किताब में सवाल है तो आप उसको सवाल लगाइएगा। ऐसे सवाल 1 नंबर में बहुविकल्प में आते हैं पता लगाने के लिए कि 2 समीकरण दिया रहेगा और कहेगा कि बताइए कि कितना हल होगा, अद्वितीय हल होगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या अनंत रूप से अनेक हल होंगे, ऐसे इस टाइप का बोलता है, या कोई हल नहीं होगा। इन सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा। तो इनसे संबंधित और भी सवाल हम लगाएंगे। देखिए हमारे पास ये जो सवाल है, ऐसे सवाल अक्सर पेपर में आते हैं। देखिए सवाल में क्या लिखा है, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म x + 2y + 7 = 0 तथा 2x + ky + 14 = 0 संपाती रेखाएं निरूपित करेंगी। ऐसे सवाल यानी कि 2 समीकरण दिया रहेगा और कहेगा कि k का मान बताइए, m का मान बताइए, p का मान बताइए, कोई भी चीज़ ऐसे दे देगा, कहेगा इसका मान बताइए। दोनों रेखाएं संपाती हैं या समांतर हैं या प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि तीनों में से कुछ न कुछ कहेगा और किसी का मान पूछता है। तो ऐसे सवाल अक्सर पेपर में आते हैं। तो देखिए सवाल कैसे लगाते हैं। सबसे पहले जो भी समीकरण दिया रहेगा उन दोनों को लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, लिखेंगे दिया है क्या, समीकरण, यहाँ लिख लेते हैं दिया है। ठीक है, क्या दिया भैया, समीकरण पहला क्या है, x + 2y + 7 = 0, ये समीकरण नंबर 1 है। दूसरा समीकरण क्या है, 2x + ky
प्लस 14 बराबर 0 नंबर 2 हो गया। अब मैंने क्या कहा था इससे पहले, मैंने कहा था कि जब दो समीकरण दिया रहेगा तो हम a1/e2 b1/b2 c1/c2 निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें पहले ही पता है कि ये रेखा और ये रेखा दोनों क्या है, समपाती रेखाएं हैं। जरा ध्यान दीजिए, क्या है, समपाती रेखाएं। अगर किसी कंडीशन का नाम प्रश्न में दे दिया तो उसका सूत्र हम तुरंत पहले लिख लेंगे, ठीक है, तब उसके बाद सवाल हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि रेखाएं या दोनों रेखाएं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो चूंकि रेखाएं समपाती हैं इसलिए, तो समपाती हैं तो इनका कंडीशन क्या होता है, जो मैंने सूत्र बताया वो होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये है कंडीशन। अब क्या करेंगे, हम इसी में मान रखेंगे सबका निकाल के और फिर हल कर देंगे। तो a1/e2 कितना है, तो देखिए a1 क्या होता है, जो पहले वाले समीकरण में x के गुणे में होता है, तो x के गुणे में यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है, तो जहां पर कोई भी संख्या नहीं दिखती है तो वहां हमेशा होता है 1, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ, तो a1 की जगह कितना है, 1 है, ठीक, बटे उसके बाद a2 है, ये वाला x का गुणांक कितना है, 2 बराबर b1/b2, तो b1 है 2/b2 कितना है, k है, बराबर c1/c2, तो ये है 7 और c2 कितना है, 14। अब क्या करेंगे, देखिए ये 1 है, 2 है, 3 है, ये 3 चीजें दी गई हैं। जब 3 चीजें दी गई हैं और उसमें से 2 चीजों का मान हमें पता हो, तो कोई भी, ध्यान दीजिए, जैसे 2 चीजों का मान पता हो मतलब जैसे 1/2 ये संख्या पता है, 7/14 ये संख्या पता है, लेकिन यह 2/k है, ये k का मान नहीं पता है। तो एक तो वो पार्ट लेते हैं, यानी कि एक वो भाग लेते हैं जिसका मान नहीं पता होता है, निकालना होता है, और एक वो भाग लेते हैं जिसका मान हमें पता होता है। उन्हीं दोनों भागों को हल कर देते हैं और फिर आंसर आ जाता है। जैसे ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है और ये तीसरा भाग है, ठीक है। तो कोई भी 2 भाग लीजिए, कौन से 2 भाग लेना है, एक में जिसका मान दिया है और एक में जिसका मान नहीं दिया है, ठीक है। तो चलिए इन दोनों भागों को हम ले लेते हैं और हल कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ये देखिए क्या लिखा है, 1/2 बराबर 2/k, ये हमने लिख लिया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अब हमें 7/14 की जरूरत नहीं है क्योंकि हम एक भाग ले लिए हैं जहां यहाँ मान पता है। तो फिर क्या करेंगे, तिरछा गुणा, k का 1 में करेंगे तो हो जाएगा k, और 2 का 2 में करेंगे तो हो जाएगा 4, तो k का मान आ गया 4 और हो गया यही आंसर। देखिए कितना आसान है। ऐसे सवाल अक्सर बहुविकल्पी में आते हैं, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही आसान है। चलो और सवाल करते हैं इससे संबंधित। तो हमारे पास एक अगला सवाल है, देखिए लिखा है कि p के किन मानों के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म 4x + py + 8 बराबर 0 और 2x + 2y + 2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है। यानी कि हमें ये देखिए, ये एक समीकरण दिया है, ये एक समीकरण दिया है, दोनों रैखिक समीकरण युग्म हैं। हमें पता लगाना है कि p का मान क्या ऐसा हो जाए कि ये दोनों समीकरणों का जो हल है ना वो अद्वितीय हो जाए, ठीक है। तो जो मैंने अभी कंडीशन पीछे बताया था वो कंडीशन आपको याद होना चाहिए, कब अद्वितीय हल होता है, कब अपरिमित रूप से अनंत रूप से अनेक हल होते हैं, कब कोई हल नहीं होता है, सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, तभी सवाल आप लगा पाएंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं दिया है, ठीक है, और क्या दिया है, दोनों समीकरण लिख लो, दोनों समीकरण 4x + py + 8 बराबर 0 और दूसरा है 2x + 2y + 2 बराबर 0, ठीक है। ये हो गया हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म। अब हमें क्या करना है, इसको नंबर 1 नंबर 2 आप मान लीजिए। क्या करना है, इसके बाद हमें अनुपात निकालना है, a1/a2 यानी कि a1/a2 b1/b2 c1/c2, इस टाइप का आप अनुपात निकाल लीजिएगा। देखिए तो मैं निकाल के दिखाता हूँ, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, पहले आप समझ लीजिए और बाकी सवाल आप लोग कीजिएगा। तो चलिए निकालते हैं भैया। देखिए तो क्या करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है, मैंने क्या कहा था कि अनुपात हमेशा तब निकालते हैं जब हमें आंसर ना पता हो। हमें यहाँ आंसर पता है, हमें पता है कि कौन सा वाला अनुपात हमें रखना है। कैसे पता है, देखिए यहाँ क्या लिखा, देखिए एक अद्वितीय हल होगा, है ना, और आपको पता है कब अद्वितीय हल होता है। तो यहाँ मैं लिखूंगा, क्या लिखेंगे, यहाँ लिख दे रहा हूँ, चूंकि
दिए गए रैखिक समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, इसीलिए अद्वितीय हल वाला कंडीशन लिखना है। अद्वितीय हल वाला कंडीशन क्या है मैं बता, अद्वितीय हल कब होता है, जब रेखा प्रतिच्छेद करती है, काटती है। वो कंडीशन क्या है, वो सिर्फ इतना है, a1/a2 बराबर b1/b2 मैंने इसे लिखा था और यहाँ का नॉट इक्वल टू, यानी कि इक्वल नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, ये मतलब है। अब क्या करना है, इसी में मान रख देना है। चलिए मान रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a1/a2 कितना है भैया, a1 कितना है, देखिए a1 है 4/a2 कितना है 2, ठीक है, नॉट इक्वल टू b1 कितना है p है और c1 कितना है, सॉरी b1 है p, b2 है 2। ठीक, तो a1/a2 b1/b2 यही अनुपात ही निकालना है, बाकी c1/c2 आपको नहीं लिखना है क्योंकि ये प्रतिच्छेद वाला कंडीशन है, इसको याद रखिएगा। अब हम इसी को हल कर देंगे। जैसे अगर यहाँ बराबर होता तब क्या करते हैं, तिरछा गुणा। अब बराबर नहीं है, बराबर देखो बराबर नहीं है, ये वाला चिन्ह है, तब क्या करते हैं, तब भी वही नियम लगाते हैं जो बराबर के साथ लगाते हैं। तो क्या होता है, तिरछा गुणा कीजिए, देखिए 2 का p में गुणा कराएंगे, देखिए 2 का p में गुणा कराएंगे, या ऐसे भी कर सकते हैं 2 और 2 काट भी सकते हैं, तो उधर क्या बचेगा p, इधर बचेगा 4, तो हम ऐसे लिख सकते हैं p नॉट इक्वल टू 4 होगा। यही हो गया आंसर। ठीक है, ये देखिए यही है आंसर, बहुत ही आसान है। कह रहा है कि p का कौन सा मान हो, तो p का मान 4 ना हो। इसका क्या मतलब, p का मान 4 ना हो, p के अलावा देखो 4 के अलावा p का मान कोई भी हो सकता है, तो ये अद्वितीय हल होगा, बस 4 नहीं होना चाहिए, ये मतलब है। तो ये सवाल अक्सर पेपर में आता है, पीछे आया भी है सवाल, इसलिए मैंने इसको सवाल को बताया। देखिए ये जो हमारा सवाल है, इसमें क्या है, इसमें लिखा है कि k के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये हमारे पास 2 समीकरण दिया है, दोनों रैखिक समीकरण युग्म हैं, तो इसमें हमें पता लगाना है कि इसमें k का क्या मान हो जाए कि ये जो रैखिक समीकरण युग्म है ये क्या हो जाए, अपरिमित रूप से अनेक हल इनके निकलें। तो मैंने आपको कंडीशन बताया था कि अपरिमित रूप से अनेक हल कब होंगे, तो वो कंडीशन आप याद रखिएगा, कब होता है, जब रेखाएं समपाती होती हैं तब अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो सवाल में ही, ऐसे सवाल में ही दिया रहता है कि हमें कौन सा सूत्र प्रयोग करना है। तो देखिए क्या लिखा है, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जो दोनों समीकरण दिया है ना, उसके दाहिनी साइड बराबर 0 करते हैं। अगर बराबर 0 नहीं दिया है, पीछे वाले सवाल में बराबर 0 था, इसमें नहीं है, तो पहले समीकरण को सही करते हैं। तो देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे, kx प्लस 3y, और ये जो k माइनस 3 है इसको इस साइड लाइए, तो जाएगा k आएगा इधर माइनस k हो जाएगा, और 3 इधर आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। आगे इसको जरा सही कीजिए, ये हो जाएगा 12x प्लस ky और माइनस k बराबर 0 हो गया। अब हमें पता है कि ये दिया है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और अपरिमित रूप से अनेक हल तभी होते हैं जब रेखाएं समपाती होती है। समपाती वाला कंडीशन लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि रेखाएं अपरिमित रूप से अनेक हल होंगी, ठीक है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, इसलिए क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये कंडीशन। अब क्या करना है, इसी में मान निकाल के रखना और हल कर देना है। ठीक है, चलो हल करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। तो a1 कितना है, k का गुणांक x का गुणांक k है, और a2 कितना है, यहाँ x का गुणांक 12 बराबर b1/b2, तो यह है 3/k हो गया। आगे c1/c2, c1 क्या होता है, c1 होता है अचर पद, जहां पर x और y नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ जरा ध्यान दीजिए, ये इतना अचर पद है और यहाँ ये इतना अचर पद है, तो ऊपर अचर पद क्या है, -k प्लस 3 चिन्ह सहित लिखेंगे, और नीचे अचर पद क्या है, -k। अब क्या करना है, हमने अभी आपको बताया था
ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है, और ये तीनों भागों में से कोई दो भाग लेके हम हल करते हैं और आंसर मिल जाता है। कोई भी दो भाग आप लीजिए, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम पहला दूसरा भाग ले लेते हैं और इनको हल कर देते हैं। तो देखिए, तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा k/12 बराबर 3/k। अब क्या करना है, तिरछा गुणा, तो जाएगा k का k में करेंगे तो जाएगा k², 12×3=36। और आपको पता है क्या करना है इसमें, तो k है, स्क्वायर हटाएंगे तो उधर लग जाएगा क्या, √36 और आगे प्लस माइनस। ठीक, अभी क्या हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा +/6 और यही है k का मान। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब ऐसे सवाल अक्सर पेपर में आते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या द्वितीय हल होगा, या कोई हल नहीं होगा, या रेखाएं समपाती होंगी, समांतर होंगी, कि प्रतिच्छेद करेंगे, यानी कि कोई भी शब्द दिया रहेगा और उन्हीं शब्दों को ही ध्यान में रखकर हमें पता लगाना है कि हम कौन सा सूत्र लगाएं और सवाल हल हो जाए। और जब सूत्र आप लगाएंगे, 2 भाग या 3 भाग आपको मिलेगा, कोई भी 2 भाग लेके आप हल कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कौन सा 2 भाग लेना है, एक वो जहां पर मान दिया है, एक वो भाग जहां पर मान ज्ञात करना है। जैसे पीछे वाला सवाल हमने लगाया था, यहाँ पर क्या है, यहाँ भी k का मान नहीं पता, इसमें भी k है ना नहीं पता, यहाँ भी k है नहीं पता, तो कोई भी 2 भाग लेके आप हल कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब बस आज इतना ही।